नगर पालिका में एक विशेष कार्य चलता है। वह विशेष कार्य कौन सा है? रोहतेज जी ने बहुत बढ़िया आंसर दिया, 3 दिया, नीतू सिंह जी 3 दिया, विजय फौजदार 3 दिया, सुरेश चंद जी 3 दिया, सभी का आंसर 3 है। नीतू सिंह जी ठीक है 3 है, 31 का 3 है, संतोष शर्मा जी, नत्थन सिंह जी का 4 है। तो आपका जो आंसर आया सभी ने आंसर सही दिया। और आज तक जो जन्म मृत्यु का पंजीकरण ये तो लागू कर दिया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको मिलता है और शायद आपको रीट में पूछा गया है, टेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था? जन्म मृत्यु का पंजीकरण, जन्म मृत्यु का पंजीकरण इनमें से किस काल से जारी हुआ? मौर्य काल, गुप्त काल, ऐसे 4 काल दे रखे थे और आंसर उसका क्या था? मौर्य काल था। तो ये पहले उल्टा दिया था, मैंने उल्टा कर दिया है। पहले ये क्वेश्चन आया था जन्म मृत्यु का पंजीकरण कौन से काल से जारी होने लगा, तो आपको रीट में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। आकाश कुमार, रश्मि सोलंकी जी, सरिता चौधरी जी नमस्ते। तो मौर्य काल से, मौर्य काल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था जो आज भी जन्म मृत्यु का पंजीकरण चल रहा है। जब भी हम नौकरी में लगते हैं, कोई भी कार्य होता है, विशेष करके जन्म मृत्यु का पंजीकरण मंगवाते हैं, ठीक है। सरिता चौधरी गुड आफ्टरनून, ठीक है। रश्मि जी, पंकज सिंह जी राधे राधे। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आपके 2 प्रश्न बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लेकिन आपकी रीट में तो आ चुका है। लेकिन पटवार वाले पेपर वाले हों या फर्स्ट ग्रेड वाले हों या नेट वाले बच्चे जुड़े हुए हों और जीके वाले हों, जो जीके आता है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बातें करें, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 32वां प्रश्न है, बताना सभी को दिखाई दे रहे नहीं दे रहे? अब प्रश्न कल थोड़ी शिकायत बता रहे थे बच्चे, टूट रहा था, लेकिन आप ध्यान से देखें शायद अच्छा है और आपको दिखाई दे रहा होगा। ध्यान से, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र, 2-3 बार ये क्वेश्चन मैंने आपको, ये बार-बार क्वेश्चन आ रहा है, मैं आपको याद करा रहा हूं। कहने का मतलब है रीट में छप गया, रीट में या पटवार जो राजस्थान में, और इस लॉकडाउन और कोरोना के बाद एग्जाम जो होने वाले हैं हमारी शिक्षक भर्ती के या पटवार का या पुलिस का, इनमें किसी न किसी पेपर में ये प्रश्न आना है, ठीक है। रानी सिंह जी 2, 22 का 2, सभी के आंसर नीतू जी, रोहतेज जी, ठीक है, नत्थन सिंह जी, रानी सिंह जी, जितेंद्र जी, निशा जी, सरिता जी, संतोष, आकाश, विजय फौजदार जी, रोहतेश, सुरेश चंद जी, ठीक है, अनकेश कुमार, गुड़िया परचौरी जी 2, सभी का आंसर हरियम शर्मा जी 2, ठीक है, रामेश्वर जी 2। तो आपको ध्यान रखना, तो वास्तव में मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तक्षशिला था। अब मैं आपको थोड़ी अन्यों की भी डिटेल बता देता हूं, जैसे वैशाली, ठीक है, वैशाली कहाँ पे है? आप ध्यान रखना, बिहार में है। एक बात, तक्षशिला कहाँ पे है? वर्तमान में पाकिस्तान में है, जिसे विश्व का और भारत का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय कहते हैं। नालंदा कहाँ पे है? नालंदा बिहार में है, ये भी बिहार में और ये भी वैशाली बिहार। उज्जैन कहाँ पे है? उज्जैन मध्य प्रदेश में है। ये आप ध्यान रखना, प्राचीन काल के प्रमुख शिक्षा के केंद्र थे, लेकिन इनमें जो विशेष धर्म की शिक्षा दिलाई जाती थी उस पर थोड़ा सा आपको विशेष ध्यान रखना है। विशेष धर्म कौन सा था? वैशाली में जैन और दोनों बौद्ध धर्म, विशेष करके दूसरे पहले नंबर पे जैन आता है, दूसरे बौद्ध आता है। यहाँ पे जैन और बौद्ध शिक्षा का मुख्य केंद्र माना जाता था वैशाली। ये आप ध्यान रखें, एक के साथ मैं 4 विश्वविद्यालय आपको करा रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से सुने, तक्षशिला विश्वविद्यालय मैंने आपको बता रखा है, इसमें विशेषतः हिंदू धर्म की शिक्षा दिलाई जाती थी। हिंदू धर्म के सर्वाधिक ग्रंथ, संस्कृत का महान ज्ञान इसी में कराया जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म, ठीक है, और बौद्ध धर्म कौन सा? उत्तर भारत के जितने भी बौद्ध शिक्षा केंद्र थे बौद्ध धर्म के, वहाँ पर महायान बौद्ध धर्म, तो महायान बौद्ध धर्म अर्थात बौद्ध धर्म की शिक्षा नालंदा में दिलाई जाती थी, ठीक है। गुप्त काल में पूरा विस्तार से इसको मैं चित्र सहित
आपको पढ़ाने वाला हूँ। बहुत ही नया मनोरंजन रोचक की तरह से मैं इन क्वेश्चनों को भी आपको डेवलप करने वाला हूँ। अगले जो प्रश्न आएंगे बहुत अच्छे रोचकता से पैदा करने वाला हूँ, जो मान लो उपज होने वाली है प्रश्नों की, और पेपर में सीधे सीधे मिलेंगे आपको फूल तोड़ने बस। अर्थात बड़े प्यार से फूल तोड़ने अच्छे अच्छे इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं आराम से, फूल की तरह। जैसे आपको फूल प्रसिद्ध सुंदर लग रहा है और मन कर रहा है इसे तोड़ लूँ, क्योंकि आपके मन में आ गया, ऐसे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे फटाफट, आप तोड़ते जाओगे एग्जाम में, अर्थात गोला करते जाओगे, ये गारंटी मेरी है। बस पढ़ते रहें पढ़ते रहें पढ़ते रहें, ऐसी बात नहीं एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम तो होगा। बढ़िया है, अच्छा है, आपको समय मिल रहा है तैयारी का। जो बच्चा तैयारी कर रहा है फायदा 100% उठाएगा। ठीक है, तो सुशील तरफर जी, तरफर साहब नमस्ते। ठीक है, आपको श्वेता तरफर जी। अब देखिए आगे, उज्जैन में किस धर्म की शिक्षा दिलाई जाती थी? तो उज्जैन में भी हिंदू धर्म की शिक्षा, हिंदू विश्वविद्यालय कहते हैं। विक्रमादित्य के समय उज्जैन विश्वविद्यालय बहुत ही प्रसिद्ध था। इस प्रकार आपको ध्यान रखना, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। तो ये कौन से, ये मौर्योत्तर काल में आएगा, ये गुप्त काल में आएगा, ये विशेष करके गुप्तोत्तर काल में पनपेंगे। वैशाली उज्जैन गुप्तोत्तर काल में, ये गुप्त काल में, और ये मौर्य काल में शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र थे। जब भी आपका गुप्तोत्तर काल पढ़ाया जाएगा वहाँ इनका विस्तार कराया जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन के साथ आपको 4 प्रश्न दिए जा रहे हैं, ध्यान से सुने। ठीक है मेरे मित्रों, कोई परेशानी तो नहीं? राकेश कुमार जी आगे चलें। देखिए 33वां प्रश्न देखें ध्यान से, बहुत अच्छा प्रश्न है। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था वह था, ध्यान से देखें। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था, ठीक है, वह था। तो प्रथम शासक की बात कर रहे हैं, बिल्कुल, हाँ जी। रश्मि सोलंकी जी 1, विनोद कुंतल 1, तनु जगीना जी नमस्ते, नीतू सिंह जी 1, रानी निशा जी 1, सरिता चौधरी 1, नीतू सिंह जी 1, रोतेश कुमारी जी 1, श्वेता जी 1, विजय फौजदार जी 1, आकाश कुमार 1, तनु जगीना बी, नत्थन सिंह 1, रवि कुमार 1 दीजिए। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे मित्रों, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। निशा शर्मा जी 1, ठीक है, हाँ जी। श्वेता सुशील तरफर जी 1 है, पंकज सिंह का 1 है, संतोष शर्मा जी का 1 है, सुरेश चंद का 1 है, ओम प्रकाश जी का 2 है, रामेश्वर जी का 1 है, नीतू सिंह जी का, ठीक है, स्वास्थ्य झील, हाँ जी आपका यही है। तो आपको ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूँ, अब ध्यान से सुने। अब देखिए आपने आंसर दिया, फिर बात करते हैं अपने जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने, अर्थात पहला राजा बताना है जिसने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था। ऐसे क्वेश्चन को ध्यान रखना। रवि अवतार सिंह जी, राधे मीना जी नमस्ते, 1-1 आपका है। तो ध्यान रखना ऐसे प्रश्न आ जाए, ध्यान से सुनना है, ध्यान से जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पहला शासक कौन है जिसने गिरनार का मतलब है जूनागढ़, जूनागढ़ का मतलब कहाँ पे है जूनागढ़, ये रियासत है जूनागढ़ रियासत। हम जूनागढ़ रियासत की बात कर रहे हैं, जूनागढ़ किले की बात नहीं कर रहे। जूनागढ़ का किला बीकानेर राजस्थान में है। जब रियासत पूछे तो आपको गुजरात करनी है। तो इस रियासत में जो गिरनार क्षेत्र था वहाँ एक झील का निर्माण, अब यहाँ ध्यान रखना किसकी बात पूछ रहा है, निर्माण की, ठीक है। ब्रजलेश, हाँ ब्रजेश गुजर जी, राधे मीणा जी, तो ध्यान रखना। बलजीत सिंह, ठीक है, बलजीत सिंह जी ध्यान रखना। विशेष करके आपको ये शब्द पकड़ने हैं, पुनर्निर्माण करवा रहा है कि निर्माण करवा रहा है कि पुनरुद्धार करवा रहा है कि बांध का निर्माण करवा रहा है कि मरम्मत करवा रहा है। अब आपको यहाँ कुछ नहीं आगे, अकेला निर्माण शब्द है, तब आंसर आपका क्या आएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। अब इसमें मैं आपको चारों प्रश्न बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। यदि केवल निर्माण पूछ रहा है, ठीक है,
जब यदि निर्माण पूछ रहा है तो आंसर क्या आएगा? ध्यान से देखें एक बार, केवल निर्माण पूछे तो चंद्रगुप्त मौर्य कर देना। यदि इसकी जगह पे यदि पुनर्निर्माण पूछता, यहां भी एक शब्द में चेंज कर जाते हैं बच्चे, जल्दी जल्दी कर जाते हैं एग्जाम में, आपको जल्दी नहीं करना है। पुनर्निर्माण पूछता फिर आंसर रुद्रदामन होता। यदि ठीक है, और कहते हैं कि बांध का विस्तार या झील का विस्तार, बांध का निर्माण, ये भी दो क्वेश्चन इसमें, बांध का निर्माण पूछता या झील का विस्तार पूछता तो आंसर अशोक होता। यदि झील की मरम्मत पूछता तो भी आंसर रुद्रदामन होता। ठीक है, देखो एक प्रश्न, दो प्रश्न, तीन और चार और एक, 5 प्रश्न हो गए। ऐसे ही यदि ठीक है, यदि जीर्णोद्धार पूछता, किताबों में नोटबुकों में बार बार मत पूछना गलत लिखा हुआ है, मैं आपको जो शब्द दे रहा हूं वही आपको सही रखना। ठीक है, आप अनेक किताबें पढ़ते हो, कुछ बच्चे देते हैं गुरुजी इसमें लिख रहा है, मैं आपको ऐसा क्वेश्चन दे रहा हूं, ऐसा जवाब दे रहा हूं, आंसर दे रहा हूं जो आपको पेपर में सही माना जाएगा। किताब जो प्राइवेट किताब होती है कोई ऑथर नहीं होती, लेकिन जो ऑथर आंसर माना जाएगा, हमें उससे मतलब है कौन सी किताब क्या कह रही है उससे मतलब नहीं। हमारी जो बोर्ड बैठेगी आंसर की चेक करेगी, उसमें जो आंसर निकाला जाएगा। अंजू, हाँ जी ध्यान रखना, अंजू जी, विशेष पुष्पेंद्र जी, होलकर साहब, तनु जगीना, जो भी तनु जी, तो आपको ध्यान रखना है कि विशेष बात, आपको जो आंसर चाहिए उससे मतलब है। आप पढ़ते हैं, आपकी अनेक बुकें पढ़ते हो, बहुत अच्छी बात है, थोड़ी थोड़ी छोटी मोटी गलतियां में वो सुधार नहीं कर पा रहे, लेकिन हमारा एग्जामिनर ये सही करेगा। आप इन क्वेश्चनों को देखिए, क्वेश्चन में आपको गिना रहा हूं, इसी क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन बन गए? 1 2 3 4 5 6 7। ध्यान से क्वेश्चन सुने। सुदर्शन झील पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं, जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य की मैंने जो वीडियो कराई थी, शायद अंतिम तीसरी होगी, शायद उसी में है। 3 वीडियो कराई थी मौर्य वंश की, जो 3 वीडियो हो चुकी हैं थोड़ी टाइप की, तनुजी ध्यान रखना ठीक है। तो 3 वीडियो हो चुकी हैं, उन 3 वीडियो में तीसरी वीडियो में कल्चर भरी पड़ी है, पूरी कल्चर मैंने उसमें दूसरी तीसरी पूरी कल्चर आई हुई है, आप उसमें देखें। तो मैं दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ कि सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, सुदर्शन झील का, फिर इसके चारों जो बांध बनवाया था इसके पोता अशोक ने बनवाया था, अर्थात उसका विस्तार करवाया था सुदर्शन झील का। लेकिन कहते हैं रुद्रदामन के समय, मौर्योत्तर काल के समय, और कहते हैं कि टूट फूट हो गई थी, काफ़ी समय हो गया था, जब हजारों सैकड़ों जो कहते हैं लगभग काफ़ी समय हो गया, तो सीमेंट फीमेंट जो पत्थर गिरने लग गए थे। इस प्रकार दोबारा निर्माण, पुनर्निर्माण का मतलब मरम्मत कराना। जैसे दीपावली आती है तो हम अपने मकान की मरम्मत कराते हैं, पुनर्निर्माण का मतलब हल्का हल्का सा उसमें ठीक है कोई पत्थर है या कोई चीज़ है उसको वहाँ से हटा करके दूसरा पत्थर उसकी जगह पे हल्का सा लगा देते हैं, तो उसे कहते हैं पुनर्निर्माण और मरम्मत। वो किसने करवाई थी? रुद्रदामन ने। काफ़ी समय बीतता गया, गुप्तकाल आया, और गुप्तकाल के समय उत्तर भारत में भयंकर बाढ़ आई। बाढ़ से कहते हैं पूरा जो झील के बांध था वो पूरा बह गया, पत्थर बह गए, कुछ नहीं बचा, केवल क्या बची थी? नीम बची थी, केवल नीम बची थी। और नीम पर दोबारा जो झील का निर्माण करवाया था, दोबारा झील का निर्माण करवाया था वो रुद्र स्कंद गुप्त ने करवाया था गुप्त काल में, जिसे जीर्णोद्धार कहते हैं। जीर्ण का मतलब पूरा खत्म हो गई। क्यों नहीं लिया? तनु जी का आप नाम है, मैं 2-3 बार आपका नाम लिया है, देखो ठीक है। हाँ जगारिया जी जो आप लिखते हैं 3-4 बार नाम आ गया, कोई बात नहीं, सबका नाम होगा, ऐसा कोई नहीं जो मेरे से रह जाए। बस सिलेक्शन एक नाम जब लूँगा, जब आपका सिलेक्शन हो जाए तब कहना, वो है सबसे बेस्ट नाम, सिलेक्शन होना चाहिए। बस भगवान चाहे कि आपका सिलेक्शन हो और आपके समाज में आपका नाम फैले कि इस नाम का लड़का या इस नाम की लड़की सिलेक्शन हो गई, सबसे बढ़िया नाम वही होता है। ओम प्रकाश जी ठीक है, तनु जी, पंकज सिंह, अंजू और रोतेज जी, राम अवतार जी, सुशील तरफर जी, श्वेता जी, तो आप विशेष ध्यान रखें मेरे मित्रों। तो यही नाम सबसे बड़ा है। तो आपके 7 प्रश्न मैंने इसमें बताए आपको, ठीक है। तो ऐसे करके ये आपका अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है आपका 34वां, जो चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध है। ध्यान से पढ़ें, पढ़िए, दिखाई दे रहा होगा।
निम्नलिखित में से दे आंसर फटाफट। मैं आपसे बताऊं नहीं, तुम तो मैं तो जैसे क्वेश्चन खोलूं फटाफट पढ़ के आंसर देना चालू। ठीक है रश्मि जी, तुरंत ही रवि कुमार जी, संतोष शर्मा जी, तनु, ठीक है पंकज, अंजू, जितने भी मेरे मित्र जुड़े हुए हैं, जैसे क्वेश्चन आपने पढ़ा और क्वेश्चन आंसर फटाफट। तमरेर बॉय, हाँ जी तमरेर बॉय जी, ठीक है। तो आप जैसे ही क्वेश्चन पढ़ें और तुरंत ही आंसर देने की कोशिश करें, फटाफट नंबर 1 2 3 4 नंबर फटाफट डाल दें, पूरा क्वेश्चन आपको, ठीक है। हाँ तनवर जी ने 3 आंसर दिया, बहुत बढ़िया। अब देखिए हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें और आप आंसर देते जाएं। जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं और फटाफट आंसर दें। नीतू सिंह जी ने 4 दिया, तमरेर जी ने 3 दिया, विनोद कुंतल जी ने 2 दिया, रश्मि जी ने 3 दिया, रानी 3, जितेंद्र 3, सुरेश 3, संतोष जी 3, रवि कुमार 3, राम अवतार जी 3, पंकज जी 3, ब्रजेश गुर्जर जी 2, सरिता जी 3, रामेश्वर जी 3, रौतेज जी 3, नत्थन सिंह जी 2, राम अवतार जी 3, विजय फौजदार जी 3, कुलदीप जी राइट सर। अब राइट बताओ, राम अवतार जी 3। अब देखिए क्वेश्चन में अब ध्यान से पढ़ रहा हूं, निम्नलिखित में से किस अवलेख में, इसका मतलब अवलेख ढूंढना है हमें, किस अवलेख में चंद्रगुप्त और अशोक के दोनों का उल्लेख मिलता है, अर्थात दादा और पोता को। बेहतर सिंह जी 33E, कुलदीप सिंह जी कहने का मतलब क्या है, बेहतर सिंह, अंजू अवश्य, हाँ जी अंजू ने 3 आंसर दिया। तो कहने का मतलब क्या है कि दादा और पोता, भाई चंद्रगुप्त का लड़का बिंदुसार, बिंदुसार का अशोक मौर्य, तो दादा और पोता को तीनों का, बेहतर सिंह नमस्ते, ठीक है, तीनों अर्थात दोनों का उल्लेख मिलता है। एकमात्र ऐसा उल्लेख जिसमें दादा का और दोनों का पूर्णतः इतिहास मिलता है, तो वही आपका जो आपका जूनागढ़ अवलेख है, इसका आंसर ये है। इसमें दोनों का अभी बताया था, चारों का नाम मिला है, तो दादा का भी और पोता का भी नाम मिलता है। तो गौतमी सातकर्णी में नहीं मिलता, अशोक के अवलेखों में। अशोक ने तो अपनी परिवार की प्रशंसा करी ना है अपने अवलेखों में, ठीक है। स्कंदगुप्त ने केवल ये लिखा है, निर्माणकर्ता लिखा है कि मैंने इसका जीर्णोद्धार करवाया था, उसके बारे में बाढ़ का उल्लेख रखा है कि जूनागढ़ में बाढ़ आई थी और इससे टूट गया था, मैंने इसका निर्माण 2 साल के अंदर आसपास की जनता से पैसा उड़ करके और इसको बनवाया था। तो ऐसे करके आप ध्यान रखना मेरे मित्रों। तो इसका महाक्षत्रप रुद्रदामन और शक वंश का राजा, शक वंश का राजा जिसने भारत का पहला संस्कृत अवलेख, ध्यान रखना, भारत का पहला संस्कृत अवलेख कहते हैं, भारत का सबसे बड़ा संस्कृत अवलेख या भारत का पहला संस्कृत अवलेख कौन सा है, जूनागढ़ अवलेख, जो गुजरात में है, गिरनार पर्वत पे है। महाक्षत्रप, शक वंश के राजा महाक्षत्रप कहलाते हैं। ये विशेष करके ध्यान रखना मेरे मित्रों, जीके में कभी कभी प्रश्न आ जाते हैं, रेलवे वाले, एसएससी वाले, फर्स्ट ग्रेड में इतिहास आती है, जिनमें इतिहास आती है जीके के रूप में, फर्स्ट पेपर जीके में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि निम्न में से हिंदुस्तान के किस शासक को महाक्षत्रप कहते हैं। क्षत्रप या महाक्षत्रप कौन कहलाते हैं, तो शक वंश के राजाओं को कहते हैं, शक वंश के राजाओं को महाक्षत्रप कहा जाता है मेरे मित्रों। तमरेज बौजी, ठीक है, तो ध्यान रखें, आप ध्यान रखें इन चीज़ों को, ऐसे प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी अशोक के अवलेख तो आपको आने वाले हैं। नासिक अवलेख भी गौतमी सातकर्णी का कहते हैं, सातकर्णी सातवां वंश का राजा था, ये भी पूछा जाता है। तो आगे बात करेंगे, इसके आपके पेपर में होगा। आगे देखिए 35वां क्वेश्चन, 35वें क्वेश्चन पे आ जाओ। 60 क्वेश्चन है, 31 से 60 हम क्वेश्चन कर रहे हैं। अब देखिए मौर्य काल की जानकारी निम्नलिखित में ग्रंथों में से नहीं मिलती। ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें मौर्य काल की जानकारी नहीं मिलती, मौर्य काल की उसकी जानकारी नहीं मिलती। तो आप ध्यान रख रहे हैं, और किस में नहीं मिलती है, मौर्य काल की जानकारी नहीं मिलती, वह कौन सा ग्रंथ है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। मौर्य काल की जानकारी निम्न में से किस ग्रंथ में नहीं मिलती, तो आप ध्यान रखें और इसका आंसर क्या होगा। देखिए अर्थशास्त्र में मिल रही है, बौद्ध ग्रंथ दीपवंश में मिलती है, मुद्राक्ष मैंने कहानी बताई थी, ये 2 ग्रंथ तो आपको आ चुके हैं, ये तो आप जानते होंगे, ठीक है। दीपवंश बौद्ध ग्रंथ है, और बौद्ध ग्रंथ जैन ग्रंथों में क्षत्रिय माना गया है। मौर्य वंश के राजाओं को मैंने आपको बताया था,
जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र का मतलब ब्राह्मण हो गया कौन, चाणक्य कौन हो गए, ध्यान से यहाँ पे देखें मित्रों, यहाँ एक चीज देखें, चाणक्य कौन हो गया, ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण ग्रंथों में मौर्य वंश के राजाओं को क्या बताया गया, तो ब्राह्मण था। और मौर्य वंश के राजा, इन ब्राह्मणों ने मौर्य वंश के राजाओं को क्या बताया, मौर्य वंश के राजाओं की क्या जाति बताई थी, ये क्या बताए थे, शूद्र बताए थे। ठीक है, और मैंने आपको दो किताब तो ही अर्थशास्त्र आपकी, और एक मुद्रा रक्षक जो विशाख दत्त है उसकी है। आपको मैंने दो किताब बताई थी, यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, एक का मैंने आंसर नहीं दिया था, उस क्वेश्चन को मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपसे पूछने के लिए कहा था, तो मैंने आपको उन दो किताबों को पहले यहाँ लिख रहा हूँ, बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट किताब हैं। एक तो है क्षेमेंद्र की, ठीक है, और एक है सोमदेव की। संस्कृत वाले बच्चे जानते होंगे, इनका राइटर कौन है, बता सकते हो, ठीक है। सोम द्वारा लिख दी मैंने, सोम की कौन सी है, कथा सरित सागर, कथा सरित सागर। और क्षेमेंद्र की बृहत कथा मंजरी, ठीक है, कथा सरित सागर और बृहत कथा मंजरी। तो ये क्षेमेंद्र की व्रत है। बृहत याद रखना, क्षमा बहुत बड़ा होता है जो मान लो, और सोमवार को कथा, ऐसे याद कर लो, क्षमा बहुत बड़ी हुआ है, क्षमा कर दी तो बहुत बड़ा पुण्य काम कर दियो, और सोमवार को कथा, बस इतना याद रख लेना, आराम से याद हो, व्रत कथा मंजरी, कथा सरित सागर, ये किताब, ठीक है। जीके के स्वामी हम तुम छात्रों के सामने चरणों में प्रणाम स्वीकार करते हैं, बहुत बढ़िया संतोष जी, ठीक है, बेहतर सिंह जी, सरिता जी, तमरे बहु जी, शानदार आपका जो बड़प्पन है आपका। अब देखिए दो क्वेश्चन आपको ध्यान रखना, मैंने आपको बताया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। कहने का मतलब है मौर्य काल की जानकारी किन ग्रंथ में मिलती है, विशेष करके तीन है, इसमें नहीं मिलती। और लास्ट वाला कौन रह गया है, किस में नहीं मिलती, तो लास्ट वाला रह गया तूतीनामा में नहीं मिलती। अब समय मिलेगा तो तूतीनामा के बारे में बताऊंगा, जिसे कहानियों का पिटारा कहते हैं, कहानियों का संग्रह कहते हैं तूतीनामा। और तूतीनामा में 52 कहानियां हैं, और प्यार मोहब्बत की कहानियां, राजकुमारियों की कहानियां। तो समय मिला तो आपको तूतीनामा की कहानी में आपको लास्ट वाले क्वेश्चन बताऊंगा, इसलिए वहां पे ले चलते हैं, ठीक है, यानी बता रहा मैं आगे बात करते हैं अगला। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, तूतीनामा हो गया। इसमें मौर्य वंश की जानकारी नहीं मिलती, इसमें दिल्ली सल्तनत मध्यकाल की जानकारी मिलती है, अकबर के और मध्यकाल, दिल्ली सल्तनत से लेकर मध्यकाल की जानकारी इसमें मिलती है, अकबर के नाम में ये प्रसिद्ध हुआ था उस समय। आगे बात करते हैं, देखिए 36वां प्रश्न देखें, किस ग्रंथ में हमें पाटलिपुत्र के नगरीय प्रशासन का वर्णन मिलता है। ये क्वेश्चन बार बार मैं 2-3 शब्दों घुमा फिरा करके मैंने प्रश्न बनाए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। किस ग्रंथ में पाटलिपुत्र के नगरीय प्रशासन अर्थात शहरी प्रशासन, नगर पालिका का प्रशासन मिलता है, ठीक है। अब मैं आपसे कम बात करूंगा, ध्यान से देखें, क्योंकि पूरे क्वेश्चन आपको आज कराने हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस ग्रंथ में हमें पाटलिपुत्र के नगरीय प्रशासन, आप तो तुरंत ही आदेश देख, जैसे क्वेश्चन आ जाए आदेश का, मेरा आदेश ना देखें, आप फटाफट आंसर देते जाएं। नीतू सिंह 3 है, कुलदीप सिंह जी, ठीक है, तमरे बहुजी 3। तो नगरीय प्रशासन का उल्लेख मिलता है, तो मैंने आपको बताया था मुद्रा राक्षस, अर्थशास्त्र, इंडिका, दीपवंश, महावंश। देखो अर्थशास्त्र में मुद्रा राक्षस में इंडिका, दीपवंश, इन चारों का संबंध मौर्य काल से है। और मैंने आपको बताया होगा कि एक ग्रंथ बताया था जिसमें मौर्य काल के प्रशासनिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था का उल्लेख था। अब बताइए आंसर, बहुत बढ़िया प्रश्न है इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है। निम्न में से कौन सा ग्रंथ है मौर्य काल का जिसमें मौर्य काल के प्रशासन के बारे में और सामाजिक व्यवस्था के बारे में बताया है। अब आपको मैंने हिंट दे दी, इंडिका, बहुत बढ़िया बेहतर सिंह जी। अब तो आ गया आंसर, तो मैंने आपको थोड़ी कराई है, उसमें ध्यान से देख लेना। मौर्य प्रशासन कहते हैं इंडिका में है। विशेष आपको चारों ग्रंथ आ जाएं, एक जैसे ग्रंथ आए, अकेला चारों में से आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आपस में अर्थशास्त्र भी आ गया तो बच्चे भ्रमित करेंगे और अर्थशास्त्र ठोकेंगे। जबकि आंसर क्या है इसका, आंसर है इसका इंडिका,
ठीक है, मौर्य प्रशासन बताया था, 7 जातियों में बताई थी, 7 जाति 7 समाज बताए थे, दास प्रथा नहीं बताई थी। आप व्याख्या उसमें देखें, आगे बढ़ते हैं। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य वृद्धावस्था में जैन साधु भद्रभाव के साथ तपस्या करने के लिए किस स्थान पर चला गया? चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम समय में अर्थात वृद्धावस्था में एक जैन साधु था, उसके साथ और तपस्या करने के लिए, और कहाँ चला गया था, कौन सी जगह चला गया, बताइए सी। ठीक है, बताइए कहाँ गया था? हाँ जी, फटाफट आंसर दें। और इसका आंसर अंतिम समय में 298 ईसा पूर्व में अपने जैन गुरु भद्रभाव से, ठीक है, जैन धर्म धारण किया था। जैन धर्म अपनाने वाले ये राजा था, ध्यान रखना, भारत का पहला शासक जिसने जैन धर्म अपनाया था, मौर्य वंश का ऐसा पहला शासक जिसने जैन धर्म अपनाया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य था। और कहाँ गया था? बहुत बढ़िया आंसर, आपने आंसर दिया श्रवणबेलगोला। मेरे सभी मित्र जितने भी जुड़े हुए हैं, राधा, ठीक है, राधे मीणा जी, निशा जी, सभी ने, रौतेज जी, पुष्पेन जी, नत्थन सिंह जी, सरिता जी, ठीक है, पंकज सिंह तमरेर, जो आप जितने मेरे मित्र हैं, कुलदीप सिंह जी, और आपका आंसर सही है, श्रवणबेलगोला गया था। कहाँ पड़ता है? मैसूर। और मैसूर कहाँ पड़ता है? कर्नाटक। तो ये श्रवणबेलगोला कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। आपको बता रखा है, पिछले वीडियो में व्याख्या देखते जाना। अब देखिए आंसर 38वां, फटाफट आंसर दें। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को परास्त किया था? ये तो दे सकते, नॉर्मल क्वेश्चन है। कर्नाटक, रश्मि सोलंकी जी, हाँ जी, आराम से, बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। कर्नाटक आपने, हाँ जी। अब मैं बात कर रहा हूँ इसकी, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को परास्त किया था? विनोद कुंतल जी का 3, ठीक है, केशवदेव शर्मा का 4, नेतू सिंह जी 3, बेहतर सिंह 3, रानी 3, गुड़िया 3, आकाश 2, निशा जी 3, रश्मि जी 3, ठीक है, सीता सुशील जी 3, रोतेश कुमारी 3, बेहतर सिंह घरानंद, राधे मीना जी 3, पुष्पेन जी, नत्थन जी 3, विजय सिंह, रवि कुमार, पंकज 3, ठीक है, तमरेर बहुत जो भी है। अब देखिए आपका, तो वास्तव में नॉर्मल क्वेश्चन है घरानंद या घरानंद, ठीक है, तो आंसर घरानंद या धनानंद। ठीक है, अत्यधिक कर लगाया था, इसलिए अत्यधिक कर वसूलता था, इसलिए धनानंद कहते हैं, लेकिन इसका नाम वास्तव में घनानंद ही था। ठीक है, वास्तव नाम इसका घनानंद ही था, ध्यान रखना, धनानंद सही है कि घनानंद? घनानंद ही था, लेकिन ये चर्चित हुआ था इस नाम से। आगे बढ़ते हैं, पढ़ें इसको ध्यान से। कल्चर के सब प्रशासनिक व्यवस्था के क्वेश्चन है, कल्चर के प्रश्न ज्यादा मैं दे रहा हूं आपको। प्रांतीय शासन का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, प्रांतीय शासन, घुमा फिरा के कैसे भी पूछ ले, इसलिए अर्जुन सिंह जी, अर्जुन आर्मी जी, मैंने आपको ध्यान रखना, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन बनाए हैं आपको, घुमा फिरा करके क्वेश्चन पढ़ने वाला होना चाहिए क्वेश्चन आपको। ठीक है, केशव शर्मा जी, हाँ जी, अर्जुन जी, तमरेज जी, आकाश जी, आंसर आप फटाफट देते जा। विनोद कुंतली 1, 39 का 1, प्रांतीय प्रशासन सीधा सीधा क्वेश्चन है, एक काल दे रखा है तो आराम से क्वेश्चन हो जाएगा आपका, क्योंकि इसी काल को पढ़ रहे हो, इसी के संबंध में प्रश्न है। तो मौर्य काल है, तो प्रांतीय शासन का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, तो कौन से काल से प्रांतीय व्यवस्था चालू मानी जाती है? मौर्य काल से। और ध्यान रखना, मौर्य काल में प्रांत का मतलब है राज्य, भाई हम राज्य कह सकते हैं, ठीक है, प्रदेश कह सकते हैं, जैसे हमारा भारत देश कितने राज्य, कितने प्रदेश, कितने प्रांतों में बटा हुआ है? 28 प्रांत और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बटा हुआ है। तो अब आपको क्वेश्चन आ जाए कि मौर्य काल में प्रांत को, राज्य को या प्रदेश को क्या कहा जाता था? ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुने। यहाँ एक क्वेश्चन मैं आपको इंपोर्टेंट बता रहा हूँ, क्वेश्चन क्या बता रहा हूँ, मौर्य काल में प्रांत को, राज्य को, प्रदेश को क्या कहा जाता था, इन्हें क्या कहते थे? तो आपको ध्यान रखना, इन्हें चक्र कहते थे। बहुत बढ़िया प्रश्न। मौर्य काल में प्रांत को, ठीक है, या राज्य को या प्रदेश को, प्रांत या प्रदेश ऑप्शन में आ गया तो प्रांतीय अधिकतर प्रांत पूछेगा। मौर्य काल में प्रांत को क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल में प्रांत को चक्र कहते थे, अर्थात जो राजा हुआ करता था, जैसे बिंदुसार था, बिंदुसार का बेटा अशोक था, अन्य 4 बेटे थे,
तो कहते हैं कि जो राजा हुआ करता था वो पूरे साम्राज्य का राजा हुआ करता था, ठीक है, जिसे महाराजा कहते थे। और छोटे छोटे प्रांत हुआ करते थे, उन प्रांतों का मुखिया राजकुमार बनता था। अपने बेटे को वहाँ का प्रांत का मुखिया बनाते थे राजकुमार, ठीक है, जिन्हें। और इस प्रकार मौर्य काल में यहाँ के प्रांतों के राजा को क्या कहते थे, प्रांतों के मुखिया को क्या कहते थे, अर्थात चक्र का मुखिया क्या कहलाता था, तो कुमार कहलाता था। क्या कहलाता था भाई? महाराजा तो वो हो गया, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, अब उसका बिंदुसार बैठेगा किसी पे, ऐसे बिंदुसार का अशोक बैठेगा। तो बिंदुसार ने कहते हैं उज्जैन का कुमार बनाया था अशोक को, ठीक है, अशोक को बनाया था। तो इस प्रकार कहने का मतलब मौर्य काल में प्रांत को चक्र कहते थे, और चक्र का मुखिया, चक्र का प्रशासक कुमार कहलाता था। आप इस पे ध्यान दें, ठीक है, एक्सीलेंट। रश्मि सोलंकी जी बहुत बढ़िया, रवि कुमार जी, रश्मि सोलंकी कुमार आया आया, हाँ पुत्र, बहुत बढ़िया। आर्यपुत्र या आर्यपुत्र कहते थे या कुमार कहते थे, बहुत बढ़िया आपने आंसर दिया। और इसे आर्यपुत्र भी कहते थे, ठीक है। और इस प्रकार, ठीक है, और सर्वाधिक दोनों आ जाए ऑप्शन में, आपको ये भी आ जाए ये भी आ जाए, तो आप नंबर 1 पे इसको कर देना। ये ऑप्शन में ना हो तो जब नंबर 2 ये कर देना। ये भी हमें जानकारी होनी चाहिए, 2 शब्द आगे तो क्या करें। आप वरीयता सबसे पहले किसको दोगे? कुमार को, और दूसरा आर्यपुत्र को दोगे, ठीक है। चक्र की बात करते हैं, आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है। मौर्यकाल आंसर हो गया इसका। 40वां क्वेश्चन आपको ध्यान से देखें। कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रमुख विषय क्या है? ये तो कर दोगे, 2-3 बार क्वेश्चन आ गया। मैंने केवल इसलिए दिए हैं, घुमा फिरा करके कैसे भी प्रश्न आ जाएं आप आराम से इसको कर दो, ठीक है। इसका तो मैं ज़्यादा व्याख्या नहीं करूंगा, सीधा पॉलिटिकल है। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र पॉलिटिकल है, ठीक है। तो राजनीति का संबंध है, सीधा सीधा प्रश्न है रवि कुमार, ठीक है। रवि कुमार मुझसे नहीं कहता है, बहुत बढ़िया। बेटा आपस में बात ना करें, पढ़ाई पे ध्यान दें, सिलेक्शन करवाऊंगा, बस सिलेक्शन पे ध्यान दें। 40 का 1, विनोद कुंतल जी 1, बहुत बढ़िया बेटा, मेहनत करें आपस में, बस पढ़ाई पे ध्यान दें, पढ़ाई पे फोकस, सिलेक्शन मिलना है, सिलेक्शन होना है, सिलेक्शन होगा, ये कहें, नौकरी लगेगी, ठीक है। नेगेटिव कभी ना लें कि कब लगेगी, लगेगी 100%। मेहनत करें मेरे मित्रों। बेहतर सिंह की राजनीति बहुत बढ़िया मेरे मित्रों, हमेशा एक, ठीक है, आपको एक और मोटिवेशन लेके आया करूंगा, 2 मिनट आपको मोटिवेशन दिया करूंगा, कोई एक वाक्य लिख करके। तो आपको चिंता मत करो, बहुत ही सुधार करने वाला हूँ क्लासों में। जैसे क्लास चलती जाएंगे कि सुधार होता जाएगा, और आपको हर चीज़ जो तुम्हारे दिमाग में है वो चीज़ मैं पेश करने वाला हूँ मेरे मित्रों। तो इसका आंसर आपका राजनीति। तो ज़्यादा इसकी व्याख्या नहीं कर रहा, अगले क्वेश्चन पे पहुँचें। सुदर्शन लीला का निर्माण किसके शासन काल में करवाया गया? ये तो आराम से दोगे, अभी है, घुमा फिरा के है, ठीक है। किसके शासन काल में करवाया गया? क्योंकि सुदर्शन झील के चांस हैं पूछने के, 2-3 मैंने क्वेश्चन बता दिए। अर्थशास्त्र इंड का सुदर्शन झील, शायद इस साल सुदर्शन झील पूछने के चांस हैं, इसलिए घुमा फिरा के जितने भी क्वेश्चन हैं सीधा सीधा प्रश्न है, किसने करवाया था? तो सुदर्शन का निर्माण किसके शासन काल में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के में, ठीक है। रोते जी 3 आंसर, बहुत बढ़िया आपका। आगे बढ़ते हैं 72 के ओर। अब यहां आपको ध्यान देना है, यहां मुझे ले जाना था, ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ें। दिखाई दे रहा होगा, पूरा बड़ा कर देता हूं, आराम से एक एक विद्यार्थी को दिखे। देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न है, ये भी धांसू है, आने के पूरे पूरे चांस में से ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको डाले हैं, ठीक है। कटा तो नहीं दिखा रहा, सफाई दिखाई दे रहा है, सबको सफाई दिखाई दे रहा होगा। मौर्यकालीन मुद्राओं में से नहीं है, मौर्यकालीन मुद्राओं में से नहीं है, अर्थात मौर्यकालीन मुद्राओं में से नहीं है, अर्थात मौर्य काल में नहीं थी। अब इसमें कासर में काकनी, मासक, रुपया, तो मौर्यकालीन में हल्की सी चर्चा हुई, चर्चित हुई, चली, ठीक है। अर्थात उनका चलन सर्वाधिक या नाम मात्र का हुआ। तो मौर्य काल या मौर्य की काल के आसपास, मौर्य काल के समय, मौर्य काल के पतन की ओर या उत्थान की ओर, अर्थात जो सिक्के चलते थे उनमें कौन सा सिक्का नहीं है? तो आराम से दिखाई दे रहा होगा, 4 रुपया, रुपया आज भी है। और रुपया किसने चलाया था? हमारे, किसने चलाया था रुपया? बताइए, रुपया का चलन प्रचलन किसने किया था? और वो कौन है? शेरशाह सूरी है। तो शेरशाह सूरी गुप्त, वो आपका मुगल काल में पहुंच जाएगा।
तो रुपया नहीं है इसमें। अब ये मैंने क्वेश्चन दिया एक तो इम्पोर्टेंसी के लिए, मैं आपको तीनों की व्याख्या समझा रहा हूँ, ध्यान से सुने। इन तीनों रुपयों के बारे में बता रहा हूँ। पहले कासारपण, कासारपण और पण, कांकड़े, कांकनी या कांकड़ी, कांकड़ी भी कहते हैं, कांकड़ी, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं। मासक या मासक या मसक, मसक भी कह सकते हैं, मासक भी कह सकते हैं। रुपया या एक और है रूपक, तीनों चीज मैं आपको बता देता हूं। रूपक, इनके बारे में बताने वाला हूं, ध्यान से सुने। देखिए पण, ठीक है, मासक, ये दो सिक्के हैं, ये मौर्य काल के हैं, अर्थात पण, यहां मैं लिख देता हूं, ये दो सिक्के हैं, ठीक है। अब मैं पूरी व्याख्या बता रहा हूं इनकी। पहले बात करते हैं मौर्य काल के सिक्के। मौर्य काल के सिक्के की बात कर रहे हैं तो मौर्य काल के दो सिक्के, एक तो है पण और एक है आपका मासक, ठीक है। पण किसका था? चांदी का सिक्का था। मासक किसका था? तावे का सिक्का था। ये ध्यान रखना। तो मौर्यकालीन सिक्के हैं। मौर्य काल में वस्तु विनिमय का माध्यम क्या था? पण थे, लेकिन मासक एक तावे का सिक्का था। मौर्य काल में, मौर्य काल में, मौर्य काल में, ठीक है। एक यहाँ मैं आपको अलग से एक टॉपिक कराने जा रहा हूँ, यो मानो ऐसे ही। अब आ जाइए, ये तो हो गया मौर्य काल, ठीक है। अब बात करते हैं मौर्योत्तर काल के, अर्थात मौर्यों का जब पतन हो जाएगा उसे कहते हैं मौर्योत्तर काल। अर्थात मौर्योत्तर काल का पतन होने वाला है, अंतिम समय चल रहा है, वो अंतिम समय मौर्योत्तर काल है। और मौर्योत्तर काल के बाद गुप्त काल आएगा। अब मौर्योत्तर काल के बाद, जैसे हमने अभी पण की बात कर ली और मासक की बात कर ली, अब मौर्योत्तर काल के बाद कासारपण आएगा। नंबर 1 कासारपण, ये किसका सिक्का था? ठीक है। दूसरा कांकड़ी या कान की, ठीक है, कांकड़ी या कान के, ये सिक्का है। अब ये कौन सी, ये किस धातु के सिक्के थे? ये किस धातु के सिक्के थे? ठीक है, ये बताई जाएगा। तो आप ध्यान रखना, ये पूछे मौर्योत्तर कालीन सिक्के हैं और मौर्योत्तर कालीन किस धातु के सिक्के थे। तो मौर्योत्तर कालीन में जो कांसारपण था, का अर्थात कांसे का भी उपयोग था इसमें, अर्थात शीशा भी था, सोना भी था, चांदी भी था इसमें, और तावा भी था। अर्थात सोना चांदी तावा इन सब का मिक्सचर था, ठीक है। और विशेष करके इसे कांसे का या शीशे का सिक्का कहते हैं, जो सातवाहन वंश के राजाओं ने चलाया था। कांसे का सिक्का या शीशे का सिक्का, यही व्यक्ति है, यही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आता, शीशे का सिक्का या कांसे का सिक्का किसने चलाया, तो किसने बताया था? तो आप ध्यान रखना है, कांसे या शीशा का सिक्का, जिसे चार धातुओं का सिक्का विशेष करके कहते हैं, अनेक धातुएं इसमें मिली हुई थी। एक तो कांसा सिक्का 1, 2, 3 और 4, चार धातु से मिलकर के कांसारपण चांदी हो गया, इसमें मिले हुए हैं। तो ये मौर्योत्तरकालीन सिक्का था और ये किस वंश के राजाओं ने? सातवाहन वंश के राजाओं ने चलाया था। सातवाहन वंश के राजाओं ने शीशे का सिक्का, कांसे का सिक्का चलाया, जिसे कांसारपण कहते थे। तो मौर्योत्तरकालीन सिक्का हो गया। अब है कांकड़ी, तो कांकड़ी ये तावे का सिक्का था मौर्योत्तर काल में, जो मौर्य के पतन के बाद चालू हो गया था, लेकिन चर्चित हुआ ये, जहाँ चर्चित ज़्यादा होगा वहीं का ये क्वेश्चन बनेगा। इस प्रकार ध्यान रखना, और इस प्रकार सर्वाधिक प्रचलित हुए इस काल में। तो आप ध्यान रखना, इनकी आप सारणी से बना लेना। ये मौर्य काल की हो गई, मौर्योत्तर काल के दो सिक्के, चांदी तावा, और यहाँ शीशा और तावा, या फिर चारों धातु एक साथ लिख लेना। चारों धातुओं का इसमें प्रयोग होता था, कभी शीशा बोले, कभी कांसा बोल देते हैं, एक मानी जाती है सोना, चांदी, तावा और शीशा, ठीक है। अब कौन सा सिक्का रह गया? अब रूपक और रुपया रह गया। अब रुपया और रूपक ये भी चांदी के सिक्के थे। आज हमारे भारत की मुद्रा रुपया है, और लक्ष्मी गणेश के जो सिक्के आते हैं वो चांदी के ही होते हैं, वही रुपया है। ये शीर्षा सूर्य ने चलाया था, और रूपक ये गुप्त काल में चला था, ठीक है।
रूपक रुपया जो गुप्त काल में विक्रमादित्य चलाएगा, ब्याग अंकित चांदी का सिक्का रूपक, और दीनार सोने का सिक्का था, तो हम दीनार के बाद पीछे करेंगे पल। पल, ठीक है, सोने का सिक्का और दीनार सोने का सिक्का। पल सबसे पहले चला था, हिंदू यूनानी राजाओं ने चलाया था। और दीनार शुद्ध सोने का सिक्का था जो कुषाण वंश के राजाओं ने चलाया था। ऐसे करके आप ध्यान रख लें। चलो उनको भी लिख देता हूँ, फिर कहेंगे गुरुजी आप लिखते हैं। तो ये आपके हो गए। अब आपको दो सिक्के बता रहा हूँ सोने के। सोने के दो सिक्के चर्चित हैं। सोने का सिक्का, तो सोने के सिक्के आपको, एक तो है पल जो भारत का पहला सिक्का था सोने का। भारत का पहला सोने का सिक्का था। मैं बात कर रहा हूँ सोने की। तो भारत का पहला सिक्का पल था, जिसे किसने चलाया था? भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के हिंदू यूनानी शासकों ने चलाया था, जिसमें प्रसिद्ध है मेनांडर। मेनांडर के सिक्के कहाँ से मिले? मेनांडर के सिक्के बैराट सभ्यता से मिले। जयपुर की सभ्यता बैराट सभ्यता से मिले थे मेनांडर के सिक्के। दूसरा है, ठीक है, ये पल है, वो पण है। और दूसरा है आपका दीनार, ये भी सोने का सिक्का था। इसे भारत का पहला शुद्ध सोने का सिक्का, शुद्ध सोने का सिक्का कहते हैं। भारत का पहला पहला सिक्का शुद्ध सोने का सिक्का। अर्थात ये 24 कैरेट का था, ये 22 कैरेट को जो मान लो, ठीक है, कैरेट होती है। मैं आपसे बातें कम कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चन ध्यान सुनते आए। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए? हिंदू यूनानी, यूनानी नहीं, दोनों। हिंदू यूनानी का मतलब है यूनानियों ने यहाँ की लड़कियों से, या भारत के लड़कों ने यूनान की लड़कियों से विवाह किया और उससे एक नई जाति आई जिसे कहते हैं हिंदू यूनानी। तो हिंदू यूनानी शासकों ने, जिसमें एक मेनांडर प्रसिद्ध था, और इसमें भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का चलाया। उस सोने के सिक्कों को पल कहते थे। उस सोने के सिक्कों की क्या कहते थे? पल कहा जाता था। फिर इसी के बाद कहते हैं मौर्योत्तर काल में कुषाण वंश के राजा आए, और कुषाण वंश के राजाओं ने और शुद्ध सोने का सिक्का, शुद्ध, ये केवल सिक्का ही और ये शुद्ध सोने का सिक्का, और उसका नाम दीनार था। लेकिन सर्वाधिक जो प्रचलित हुआ था, सर्वाधिक जो जारी हुए थे, ठीक है, सर्वाधिक जारी हुए थे, वो गुप्त वक्त काल में हुए थे। ये भी ध्यान रखना कि दीनार सिक्कों का सर्वाधिक प्रचलन या सर्वाधिक जारी किसने करवाए थे? तो गुप्त काल में हुए थे। समुद्रगुप्त से लेकर के विक्रमादित्य तक की कहानी आती है। तो ऐसे करके आप सिक्कों को भी लिख लेना, ठीक है। संतोष शर्मा जी, तो ये ध्यान रखना, बेहतर सिंह जी डेमेट्रियस प्रथम, हाँ जी, यो हिंदू यूनानी राजा था डेमेट्रियस प्रथम, ये ध्यान रखना विशेष करके। तो ये आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोबारा एक बार मैं आपको बता देता हूँ, इन सिक्कों पे विशेष ध्यान देना। ये सिक्के पूछ सकते हैं, आप इसकी स्कैन भी ले सकते हैं और आराम से अपनी नोटबुक में कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये है, स्क्रीनशॉट ले लें तनु जी। अब देखिए आगे, अभी 8 क्वेश्चन, बस आंसर बताते जा रहा हूँ, सीधे सीधे प्रश्न है, इसके भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सिक्के पूछे जा सकते हैं। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। अगला है 43वां प्रश्न है, डटे रहें अंतिम समय तक, बहुत बढ़िया प्रश्न आ रहा है। और आज समय नहीं मिलेगा, लेकिन कल तूतीनामा के बारे में बता दूंगा, लेकिन क्वेश्चन मैं आपको पूरा बता रहा हूँ। मौर्य वंश की स्थापना, नॉर्मल क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी चलूंगा। नॉर्मल क्वेश्चन है, बताइए आंसर इसका। तो नॉर्मल आंसर है, तो कौन था? मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? अशोक था, ठीक है, ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है आपका 44वां, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, वही चंद्रगुप्त मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु कौन थे? अब ध्यान रखना इसमें, गुरु, राजनीतिक गुरु और धार्मिक गुरु। गुरु आ जाए, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु आ जाए तो आप ध्यान रखना, गुरु आ जाए तो आपका विष्णुगुप्त होगा। गुरु आ जाए तो भी आंसर ये होगा। और राजनीतिक गुरु भी आ जाए, राजनीति सिखाने वाला भी यही था, ठीक है। और यदि धार्मिक गुरु आ जाए, अर्थात धर्म परिवर्तन करवाया था, वो कौन था? भद्रबाहु ने। जैन धर्म, जैन गुरु भी कह सकते हैं, या इन्हें धार्मिक गुरु भी कह सकते हैं,
ठीक है, धार्मिक गुरु उन्हें ही कहेंगे, धार्मिक गुरु उन्हीं को कहेंगे। आध्यात्म चेंज किया था कि भैया मोक्ष की प्राप्त कर ले। क्यों भगा था चाणक्य जी, आगे बिंदुसार में कहानी बताऊंगा ऐसा क्या हुआ था, चाणक्य को जाना पड़ा और ऐसे ही इनको बेचारे को जाना पड़ा। इसकी कहानी तो ये हेला विरोध करती है, अपने बेटे को बैठाएगी जस्टिन को, लेकिन इसने कौन बैठा दिया, बिंदुसार बैठा दिया था। ठीक है, तो ध्यान रखना, गुरु आ जाए और राजनीतिक गुरु आया तो आंसर हो गया विष्णुगुप्त, और जैन गुरु आ जाए और धार्मिक गुरु आया तो भद्र बाहु। ठीक है, आगे देखिए 45वां क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ें, समय लगेगा, 5 मिनट एक्स्ट्रा क्लास हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से रुके रहें और इस क्वेश्चन को सुमेलित कीजिए। ये सुमेलित करना है, देखिए पुस्तक सुमेलित करनी है। अर्थशास्त्र का रचयिता कौन है? ठीक है, अर्थशास्त्र का रचयिता कौन हो गया? अर्थशास्त्र का रचयिता हो गया, सही है गलत है? गलत लग गया ना, कौन हो गया? अभी बार बार बता रहा था मैं, अर्थशास्त्र का रचयिता कौन हो गया आपका? कौटिल्य हो गया। यहाँ पे, यहाँ पहुंच जाइए। ठीक है, ये हो गया आपका कौटिल्य। अब इंडिका का रचयिता कौन हो गया? इंडिका का आपका मेगास्थनीज आ गया। मुद्रा राक्षस कौन हो गया? विशाखदत्त हो गया, बी आ गया। और परिशिष्ट प्रवन का कौन है? हेमचंद्र है, जो गुजरात का जैन विद्वान था। ऐसे कर आप मिला सकते हैं। तो अर्थशास्त्र कौन हो गया? अर्थशास्त्र रचयिता कौटिल्य है, तो ए का डी और इस प्रकार, और इंडिका बी का, और बी का कौन हो गया आपका? 1 का 2। ऐसे करके आपको क्वेश्चन मिला सकते हो। तो अर्थशास्त्र का रचयिता देख लेना, ठीक है, ऐसे करके आराम से सीधे कर सकते हो। तो 1 का सीधा सीधा आंसर आ गया, तो 1 5 पहुँच गए, डी पे पहुँच गए। और इंडिका का रचयिता सी हो गया, और मुद्रा राक्षस का रचयिता विशाखदत्त हो गया, और इसका परिशिष्ट प्रवन का ए हो गया डी सी बी ए आंसर आपका ये हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं 46 पे। देखिए ये भी आराम से बता दोगे जल्दी, इसमें मुझे व्याख्या नहीं पढ़नी पड़ेगी और मैंने पहली व्याख्या इसकी बता दी है। श्रवण बेलगोला स्थित है, बताइए श्रवण बेलगोला कहाँ स्थित है? तो श्रवण बेलगोला कहाँ पे स्थित है? तो श्रवण बेलगोला आपका कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। आप जुड़े रहें, जब तक नाम लेते जब तक जुड़ते हैं आप पढ़ाई करें, कर्नाटक है, क्योंकि आपको ज़्यादा ज़्यादा मैटर पहुंच सके। मैं आपसे बातें करूं उससे क्या मतलब, आपको पढ़ाई चलनी, आपके सामान्य बात कर ही लेते हैं समय समय पे, लेकिन आप पढ़ाई देखते हैं अंतिम समय तक रुके रहें। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है आपका। श्रवण बेलगोला स्थित है तो कर्नाटक में है। अब आ जाओ 47वां, नॉर्मल प्रश्न चल रहे हैं और सोमवार को हम बिंदुसार पढ़ने वाले हैं। वही बिंदुसार आ गया, बिंदुसार पुत्र था। अर्थात बिंदुसार किसका पुत्र था? कहने का मतलब घुमा के है, बिंदुसार पुत्र था किसका? जो सोमवार को टॉपिक चलने वाला है, और बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। और ठीक है, चंद्रगुप्त का हो गया बिंदुसार, बिंदुसार का हो गया, और इसका कौन आएगा? अशोक आएगा। तो बिंदुसार पुत्र किसका था? ये चंद्रगुप्त मौर्य। तो आंसर क्या हो गया आपका? चंद्रगुप्त मौर्य हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रीक शासक सेल्यूकस को किसने हराया था? सेल्यूकस निकेटर को हराया था। तो सेल्यूकस निकेटर को आप जानते हैं। अब बार बार बातें चल रही हैं, तो किसने हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। और सिकंदर को किसने हराया? तो भारत में सिकंदर को किसने हराया? युद्ध नहीं हुआ था, लेकिन हराने वाला एक ही राजा था, पोरस। ठीक है, लेकिन हरा नहीं पाया था, ध्यान रखना, किसी ने नहीं हराया, लेकिन संधि हुई थी। पोरस वीरता था, कहते हैं कि विवाद है, कोई कहता हराया, नहीं हरा पाए, और बस पोरस से संधि हुई थी, मित्रता हुई थी। और आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की 49। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र का राज्यपाल था। ये अच्छा प्रश्न है, वेरी मोस्टों में ये इसकी गिनती की जाती है, तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन को आप बताएं फटाफट। इसके लिए मैं समय लूंगा और आपका जवाब लेना चाहता हूं। चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र का राज्यपाल कौन था? आप जवाब देंगे, प्रत्येक विद्यार्थी इसका जवाब देंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसका जवाब दो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में की श्रेणी में आने वाला है ये प्रश्न। और मैं एक चीज आपको समझाने वाला हूं, पहले आप आंसर दें। ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट टाइप के समय आप रुका करें, क्योंकि मैं कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो पेपर में कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं। ठीक है, मैं आपसे बातें तो नहीं कर पा रहा, लेकिन आपको व्याख्या गुड़िया,
ठीक है, जो नया बच्चा आएगा उससे मैं थोड़ा सा नाम ले लूँगा, बाकी सब मेरे पुराने विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र का राज्यपाल कौन था? अब राज्यपाल पूछ रहा है कहाँ का, अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य ने जब सौराष्ट्र में, ठीक है, सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, तो वहाँ का प्रांत, ठीक है, प्रांत वही राज्यपाल हो गया, प्रांत का मुखिया, अर्थात प्रांत का मुखिया उसने उस समय किसी को बनाया था, चक्र का मुखिया किसी को बनाया था, वह कौन था? पुष्य गुप्त वैश्य था। बहुत बढ़िया आंसर आपने दिया, ठीक है, विजय फौजदार जी, संतोष जी, पुष्पेन जी, सुरेश रोतेज जी, रोतेज जी सबसे पहले दिया, ठीक है, निशा शर्मा जी ने भी 2 आंसर दिया सबसे पहले, बहुत बढ़िया, रवि कुमार ने भी बहुत बढ़िया सबसे पहले आंसर दिया। तो पुष्यगुप्त वैश्य इसका आंसर है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अब मैं इंपॉर्टेंट चीज क्या बताने जा रहा हूं, यदि क्वेश्चन आ जाए, सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया? सर्वप्रथम सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया, ये क्वेश्चन आ जाए। अब आपको ऑप्शन में ये भी दे रखा हो और ऑप्शन में ये भी दे रखा हो, अब आंसर क्या करोगे भाई? एक ऑप्शन में डाल दिया, एक में डाल दिया, और सुदर्शन झील का निर्माण कर रहा है, तो ध्यान रखना, कान खोल के सुन लेना, राजा भी दे रखा हो, राज्यपाल भी दे रखा हो, उस क्वेश्चन के संबंध में मैंने आपको एक सारणी कराई थी, तो आपको राज्यपाल सही करना है, कि राज्यपाल ही तो करवाएगा, वो कही जाएगा। भाई मोदी जी कहते हैं अशोक गहलोत थे, अशोक गहलोत जी तुम ये काम करवा, तो अशोक गहलोत करवाएगा, आदेश आ गया उसके पास, तो काम तो ये करवाएगा, तो काम तो राज्यपाल ने करवाया था। और इस प्रकार पुष्यगुप्त वैश्य आ गया, राज्यपाल सही माने जाएंगे। आप जानते हैं चंद्रगुप्त के मौर्य के समय पुष्यगुप्त वैश्य था, और कहते हैं अशोक मौर्य के समय तुषाण था, और रुद्रदामन के समय सुविशाख था, और स्कंदगुप्त के चक्र पालित था। तो एक सारणी करवाइए मेरे मित्रों, ध्यान से देख लेना उसको, ठीक है। आगे बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन, मौर्य युग का चांदी का सिक्का बता दोगे? अब तो अभी बताया मैंने, इसकी व्याख्या बता चुकी है। मौर्य युग का चांदी का सिक्का था, मौर्य युग का चांदी का सिक्का, आज 50 क्वेश्चन हुए, ठीक है, 10 क्वेश्चन रह गए कल, और कल ही उसमें कहानी आपको बता दी जाएगी। और कल कहानी में तूतीनामा के नाम से आपको 2 कहानियां बहुत ही सुंदर सुनाई जाएंगी, और उसमें भी बहुत अच्छे प्रश्न और गुप्त मौर्य काल के आने वाले हैं, तो सोमवार को जुड़े। और थोड़ी भी आपको बिंदुसार आध घंटे का टॉपिक है, वो भी आपको टॉपिक बताया जाएगा, 10 क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, ठीक है मेरे मित्रों। जो पार्ट 3 में है, तो मौर्य युग का चांदी का सिक्का, पण शतमान मासक कांकड़ी अभी बताया था। तो मौर्य युग का चांदी का सिक्का क्या कहलाता था? मौर्य युग का चांदी का सिक्का पण कहलाता था। बाकी मैंने अभी बताया शतमान किसका था, शतमान किसका हो जाएगा बताइए? शतमान भी ध्यान रखना, ये भी चांदी का सिक्का है मौर्योत्तर काल में, ये मौर्योत्तर काल में चांदी का सिक्का था। मासक मैंने अभी बताया, ये मौर्य काल में, और मौर्य काल में किसका था? ये तांबा का सिक्का था। और कांकड़ी मैंने अभी बताया मौर्योत्तर काल में, मौर्योत्तर काल में ये तांबे का सिक्का था, तो आप ध्यान रखें। और पण मौर्य काल में चांदी का सिक्का था, ठीक है। तो ये सिक्के भी पूछे जाते रहते हैं,